नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फेयोल ने दिए हैं, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का पार्ट 41 है। ये महत्वपूर्ण है सभी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट या उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहले हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में। हेनरी फेयोल का जो लाइफ स्पैन था 1841 से 1925 तक, ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इन्होंने माइनिंग एकेडमी से ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की थी। सेंट एंटेन माइनिंग एकेडमी का नाम था 1860 में। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, और ये सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल्स थे ये आए थे एक बुक के माध्यम से, और वो बुक पब्लिश हुई थी 1917 में, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। ये फ्रेंच में थी, लेकिन बाद में इसका इंग्लिश वर्जन आया इस बुक का इस नाम से, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1949 में। इनकी जो थ्योरी है वो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में है, और एक तरह से क्लासिकल मैनेजमेंट का फाउंडेशन वर्क इन्हीं की थ्योरी को माना जाता है। इसलिए जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है इसके भी प्रोपाउंडर इनको ही, यानी कि हेनरी फेयोल को ही माना जाता है। अब देखेंगे इनके जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में ये कहते हैं कि पूरा जो काम है, वर्क है, टास्क है, उसको स्मॉल टास्क में बांट दिया जाना चाहिए। स्मॉल टास्क में अगर बांट दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि हर पर्सन वो काम करेगा जो उसके इंटरेस्ट का है, और बार बार वही काम करने से वो उसमें कुशल हो जाएगा। सेकंड उन्होंने बताया अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इन रेस्पॉन्सिबिलिटी में अथॉरिटी है क्या? अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। अथॉरिटी का मतलब है आदेश देना और उन आदेशों का पालन कराना। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है इसका मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द आउटकम ऑफ अथॉरिटी। जब आपके पास कोई अथॉरिटी होती है तो अब उस अथॉरिटी के प्रति आपकी जो उसका सीक्वेंस कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं, आपको अथॉरिटी मिली तो आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आंसरेबिलिटी है कि भाई आपके पास जो पावर है आप उनका सही यूज करें, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, और इनका कहना है हेनरी फेयोल का कि एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस का मतलब है कि देखो, अथॉरिटी अगर किसी पर्सन के पास है तो उसी हिसाब में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। ठीक वैसे ही अगर हम किसी को कोई काम सौंपते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो साथ ही साथ हमें अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है संस्था में तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है उसके साथ, उस एग्रीमेंट की जो टर्म एंड कंडीशंस है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स हैं, उनका ओबीडियंस होना ही डिसिप्लिन कहलाता है, मतलब उनका पालन करना। और ये नेसेसरी होता है ताकि संस्था में अच्छे तरीके से वर्किंग होती रहे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। फेयोल के अनुसार देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के ऊपर जो बॉस है वो केवल एक ही होना चाहिए, एक बार में एक ही जगह से आदेश मिलना चाहिए। अगर दो सुपीरियर एक एम्प्लॉय को आदेश देंगे एक बार में तो वो किसी के भी आदेश को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए संस्था में ठीक तरीके से काम हो तो उसके लिए जरूरी है यूनिटी ऑफ कमांड होना, यानी कि एक पर्सन को एक बार में एक ही ऑफिसर से आदेश मिले ताकि वो उसको अच्छे से पूरा कर पाए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि ऑल यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स हैं वो सब मूव करें सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ, यानी कि संस्था का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि एक ऑफिसर अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं
उनको आदेश देता है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, याद रख के मैं ये जो पिक अभी बना रहा हूँ वो इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से, पिक तो नहीं कह सकते इसको, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि देखो ये सबॉर्डिनेट है, ये भी सबॉर्डिनेट है, ये भी सबॉर्डिनेट है, लेकिन ये इनका ऑफिसर है, तो इसको जो आदेश मिलेगा इसी से मिलेगा, इसको भी जो आदेश मिलेगा इसी से मिलेगा, इसको भी जो आदेश मिलेगा इसी से मिलेगा। मतलब एक बार में जो ऑफिसर है वो कई सबॉर्डिनेट को आदेश दे सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि जो भी सबॉर्डिनेट है उसको ऑफिसर से एक से ही आदेश मिलना चाहिए। ये है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर मान लो एक भी सबॉर्डिनेट के साथ ऐसा हो जाएगा कि उसके ऑफिसर दो हो जाएं, जैसे यहाँ से भी आदेश आ रहे हैं, यहाँ भी से भी आदेश आ रहे हैं, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसका वायलेशन हो जाएगा। इसलिए फयोल कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं कि मान लो ये एक डिपार्टमेंट है, अब संस्था में और भी डिपार्टमेंट होंगे, ये ऑफिसर है, इसके नीचे दूसरे वर्कर होंगे, एक और भी ऑफिसर कोई होगा डिपार्टमेंट में, उसके भी नीचे वर्कर होंगे, और भी कोई ऑफिसर होगा, दूसरा डिपार्टमेंट होगा, उसके भी नीचे कुछ वर्कर होंगे। तो इनका कहना है कि ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड जो रहेगा इसमें तो ये है कि हर जो अधिकारी है वो अपने अधीनस्थों को ही आदेश देगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड बना रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ये सारे डिपार्टमेंटल जो हेड हैं वो अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहें और जो संस्था का ऑब्जेक्टिव है वो पीछे छूट जाए। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होना बहुत जरूरी है। मतलब ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, इन सबकी दिशा एक ही होनी चाहिए, और वो है जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए जो मेजर पॉलिसी बनती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक जगह से बने, वन हेड वन प्लान। ठीक वैसे ही अब इसकी प्लानिंग को पूरा करेंगे ये सारे बॉसेस अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने डिपार्टमेंट में जितने भी बॉसेस होंगे वो सब पूरा करेंगे, और वो भी फिर अपने डिपार्टमेंट में यही काम लागू करेंगे, वन प्लान फॉर होल अपने डिपार्टमेंट के लिए। और वो प्लान कमेंसरेट करेगा किसमें, वो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होल प्लान है। तो जो डायरेक्शन है वो एक होना चाहिए। थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, एक जो एक्टिविटीज का ग्रुप है जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है, मस्ट हैव वन हेड और वन प्लान। ये इसकी टैगलाइन है, वन हेड वन प्लान। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं उनका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है। कोई भी व्यक्ति इसीलिए काम करने आता है क्योंकि उसके अपने हित होते हैं, उसके पीछे परिवार है, उसकी अपनी नीड है, इसलिए उसको सैलरी भी चाहिए और उसको बाकी बेनिफिट्स भी चाहिए। तो ये उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। अब जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे एम्प्लॉइज हैं उन सबका जनरल इंटरेस्ट होता है कि जो संस्था का इंटरेस्ट है वो सारे एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट है। मतलब संस्था का बेटरमेंट होगा तो ही सारे एम्प्लॉय सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए जनरल इंटरेस्ट क्या है, संस्था के लिए बेटरमेंट होना, अच्छे प्रॉफिट्स हो, संस्था का साइज बढ़े, उसकी सेल हो, प्रोडक्शन हो। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, लोगों के अपनी इनकम हो, उनको सैलरी मिले, या उनके जो दूसरे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। लेकिन बात आती है कि जब आप संस्था में काम करते हैं तो ये सबऑर्डिनेट होना चाहिए। मतलब ये जो है ऑब्जेक्टिव ये इसके अंडर होना चाहिए कि पहले आपको जब कोई टकराव होने लगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और जनरल इंटरेस्ट में, तो जो जनरल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि होगा। मतलब इसके लिए सब काम करेंगे, इसके दायरे में रह करके सब लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे। मतलब एम्प्लॉइज के जो इंटरेस्ट हैं वो इस कंडीशन पे नहीं होंगे संस्था का इंटरेस्ट पीछे छूट जाए, क्योंकि संस्था का इंटरेस्ट ही पीछे छूट जाएगा तो वो सारे एम्प्लॉइज के लिए बेकार होगा, वो संस्था ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी और सारे एम्प्लॉइज का नुकसान होगा। तो इसलिए जनरल इंटरेस्ट वो है वो सुपीरियर होना चाहिए और जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए हमेशा। इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय। अब संस्था में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि देखो वो अपना इंडिविजुअल हित छोड़ देते हैं संस्था के हित के प्रति, तो वो तभी छोड़ सकते हैं जब उनकी बेसिक नीड पूरी होंगी। और उनकी बेसिक नीड सबसे जो मेजर चीज है, बेसिक नीड में जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है उनका रेम्युनरेशन। तो इसलिए एम्प्लॉइज को ओवरऑल पे और कंपनसेशन जो उनको मिलता है वो फेयर होना चाहिए, और वो फेयर केवल एम्प्लॉइज के लिए नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब उचित मिलना चाहिए। उचित का मतलब क्या होता है, उचित का मतलब ये होता है एम्प्लॉइज को इतनी सैलरी जरूर मिले जिससे उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात,
इसी तरह की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉइज को जितना दे रही हैं उससे इसके लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा, तो इस लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस लेवल में ये एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इनको कम नहीं मिलनी चाहिए मजदूरी, मतलब इनको कॉम्पिटिटिव मजदूरी मिलनी चाहिए और इनकी बेसिक नीड भी पूरी होनी चाहिए। ये तो एम्प्लॉइज के लिए फेयर रेम्युनरेशन होगी। अब ऑर्गेनाइजेशन के प्रति फेयर रेम्युनरेशन क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होनी चाहिए वो, ताकि उसके बजट में हो, वो उसको बियर कर सके कि लोगों को ऐसा नहीं है कि अब उम्मीद करें कि एक मान लो छोटी कंपनी है हमारे यहाँ पे और हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो सैलरीज मिल रही है उनसे तुलना करने लगे, तो ये अनफेयर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हर संस्था का अपना बजट होता है, उसी हिसाब से वो सैलरी दे पाती है। तो दोनों के लिए फेयर होना चाहिए ताकि न संस्था भी लंबे समय तक चले और एम्प्लॉइज की भी जो नीड्स हैं वो पूरी होती रहे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। मतलब जब डिसीजन की पावर जो होती है वो कंसंट्रेट हो जाती है एक जगह, जैसे ये टॉप है, तो जब सारे डिसीजन लेने की पावर इस टॉप के पास होगी तो इसको कहेंगे हम सेंट्रलाइजेशन, है कि सारी जो पावर्स हैं वो सेंटर में है। लेकिन डिस्पर्सल अमंग पर्संस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। ये डिस्पर्सल कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है अगर हम उसको डिस्पर्स कर देते हैं बाकी एम्प्लॉइज में कि कुछ पावर इसको भी देते हैं, कुछ पावर इसको भी देते हैं, कुछ पावर इसको भी देते हैं, तो जब पावर्स ऐसे नीचे की तरफ बांटी जाती हैं बाकी एम्प्लॉइज में भी, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फेयोल के अनुसार देयर इज ए नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब उनको भी कुछ जो डिसीजन मेकिंग पावर है उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, जिसको कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से। और बैलेंस होना चाहिए मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी की, जो फाइनल अथॉरिटी है वो रिटेन रहे मैनेजर्स के ही पास, फाइनल अथॉरिटी जो क्रूशियल डिसीजन है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जो बहुत क्रूशियल टास्क हैं उनका डिसीजन लेने की क्षमता टॉप मैनेजमेंट में रहनी चाहिए और जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनके पावर जो है वो लोअर सबऑर्डिनेट्स को दी जा सकती है। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, यानी कि ये जो हाईएस्ट रैंक होती है काम करती है संस्था में, उसके नीचे कोई और काम करता है, उसके नीचे कोई और काम करता है, उसके नीचे कोई और काम करता है। तो इस तरीके से इनका कहना है फेयोल का कि एक स्केलर चेन होनी चाहिए, मतलब इस ऑर्डर में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट इससे कभी बात करे, वो कभी उसको आदेश दे सीधे, ये इसको आदेश देगा, ये इसको आदेश देगा, ये इसको आदेश देगा, ये अपनी समस्या इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा। इससे क्या एक फॉर्मल चेन बनेगी, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन होगा सारी अथॉरिटी में, टॉप से लेकर लोअर तक। फेयोल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चेन ऑफ अथॉरिटी इन कम्युनिकेशन that runs from top to bottom and should be followed by manager and subordinate। इनका कहना है कि इसी तरह से चेन होनी चाहिए और इसका पालन सबके द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि संस्था में प्रॉपर बैलेंस बना रहे हर चीज का। नेक्स्ट है ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जो ऑर्डर का प्रिंसिपल है इसमें फेयोल कहते हैं कि पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर लेनी है तो एप्रोप्रिएट टाइम, उचित समय पर, चाहे लोग हैं और चाहे सामान है, मटेरियल है, वो सूटेबल प्लेस पे होना चाहिए, मतलब जहां उनकी जरूरत है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ए प्लेस शुड बी फॉर एवरीथिंग और एवरीवन, हर वस्तु के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए। और एवरीथिंग या एवरीवन शुड बी इन इट्स या हर और हिज प्लेस, और हर व्यक्ति या हर सामान अपने निश्चित प्लेस पे होना चाहिए। मतलब संस्था में हर व्यक्ति के लिए, हर सामान के लिए एक जगह निश्चित होनी चाहिए कि भाई ये सामान वहां मिलेगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे लोगों को, जब जरूरत पड़े तो वो वहां पहुंच जाए। दूसरी बात, अब जो लोग हैं वो अपने निश्चित प्लेस पे ही रहें, या जो सामान है उसके लिए जो निश्चित स्थान तय किया गया उसी पे रहे। तो इससे क्या है, संस्था में प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन होगा। नेक्स्ट है इक्विटी। ऑल एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल, उतना फेयरली उनके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए जितना संभव है। इट एम्फसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। इसका मतलब है कि जो मैनेजर्स हैं उनको काइंडलीनेस के साथ
और जस्टिस के साथ सभी एम्प्लॉइज के साथ बिहेवियर करना चाहिए। जस्टिस के साथ सभी के साथ करने का मतलब है सभी एम्प्लॉइज को उनको एक जैसे बिहेवियर से काम कराना चाहिए। इट विल इंश्योर, इससे लॉयल्टी और डिवोशन आएगी। देखिए, अगर कोई मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉइज को एक ही तरीके से ट्रीट करता है, पूरे जस्टिस के साथ, काइंड होकर के, फेयर तरीके से, तो वो सारे लोग उसके प्रति लॉयल भी रहते हैं, वफादार भी रहते हैं और उसमें डिवोशन भी रखते हैं। लेकिन अगर कोई मैनेजर इसको मेंटेन नहीं कर पाता है, फेयर बिहेवियर को, किसी के साथ वो अच्छा बिहेवियर रखता है, दूसरे के साथ खराब रखता है, तो लोग उसमें डिवोशन खोने लग जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब पर्सनल की स्टेबिलिटी भी बनी रहनी चाहिए, यानी कि कुछ लोग टिक कर संस्था में काम करें, क्योंकि बार बार अगर लोग चले जाते हैं संस्था से काम छोड़ करके, जैसे 1 महीने किया फिर चला गया, कोई आया 1 साल किया चला गया, तो क्या है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है तो कुछ समय संस्था में उसको ट्रेनिंग वगैरह लेने में लग जाता है, अपने आप को सेटल करता है, संस्था को समझता है। अब मान लो उसके बाद वो चला जाए तो उसकी एफिशिएंसी दिखाने का तो मौका मिला ही नहीं, फिर नया आएगा, फिर वो समय लगाएगा, इससे क्या संस्था का नुकसान होता है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, इस चीज को एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं। लोग जो काम छोड़कर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसको कहते हैं एम्प्लॉय का टर्नओवर, एम्प्लॉय का आना जाना लगा रहना। इसको मिनिमम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ताकि संस्था की एफिशिएंसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। वर्कर शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जो वर्कर्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो नए नए अपने प्लान सुधार के लिए डेवलप करें और संस्था में लेकर आए। इससे इनिशिएटिव प्रमोट होता है, यानी कि इससे इनिशिएटिवनेस जो है उसकी भावना आएगी। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि लोग अपनी तरफ से पहल करें कुछ नया कुछ करने की, विच मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग सेल्फ मोटिवेशन से पहला स्टेप लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमको दूसरा कोई बताएगा तभी हम करेंगे। जो भी अच्छी चीज उनको लगती है कि हमारी संस्था के लिए बेटर हो सकता है, ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वैसा वो सेल्फ मोटिवेट होकर के उसको लेकर के आगे आए। और उसको लेकर के वो आगे तब आएंगे जब मैनेजमेंट उनको प्रोत्साहित करेगी, उनको पुरस्कृत करेगी कि जब वो नए आइडियाज लाएंगे, उनको अच्छे तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करेगी, तो इससे लोगों में भी मोटिवेशन आएगा। और इसका जो फेयल जी का लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डे कॉर्प्स। ये एक फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट, टीम भावना होनी चाहिए, ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग द एम्प्लॉइज में। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशंस विद वर्कर्स टू फोस्टर टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट बनाने के लिए एक मैनेजर को आई की जगह हमेशा वी का यूज करना चाहिए, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि भाई ये केवल अपने 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 लिए बोल रहा है, हम सब के लिए ये बात करता है। नेक्स्ट अब देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो विचार है, ये एक महत्वपूर्ण विचार है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट का, यानी कि जो फेयोल के विचारधारा है वो भी क्लासिकल थॉट में ही आती है, और एक तरह से क्लासिकल थॉट के जो प्रमोटर हैं वो फेयोल को ही माना जाता है फाउंडेशन। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, उनकी जो थ्योरी है सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोसेस थ्योरी है। लेकिन जो टेलर की थ्योरी है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और ये भी क्लासिकल का ही पार्ट है। एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका जो लाइफ स्पैन रहा 20 मार्च 1856 से 21 मार्च 1915 तक। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और जिन्होंने काम किया था इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के इंप्रूवमेंट के लिए। 1874 में ये एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बने थे। यहां इनको मौका मिला कि फैक्ट्री कंडीशंस को ग्रास रूट लेवल से देखने का और समझने का, सीखने का। बाद में टेलर इमर्ज हुए एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलर ने परिभाषित किया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब टेलर ने बताया कि इसका मतलब है कि यह जानना कि आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं
और फिर यह देखना कि वो लोग उसको बेस्ट और सबसे चीपेस्ट तरीके से करें। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड 4 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स दिए। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन्होंने जो 4 प्रिंसिपल्स दिए, सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट है ये साइंस है, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ऐसा रूल जिसमें कोई साइंटिफिक सोच नहीं हो। हमको किसी ने बताया, हमने वो दूसरे को बताया, उसने वो आगे किसी को बताया, उसने वो आगे किसी को बता दिया, लेकिन किसी ने उसके बारे में तर्क नहीं किया कि ये क्यों है, उसके बारे में रीजन जानना नहीं चाहा, उसको कहते हैं रूल ऑफ थंब। तो इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, रूल ऑफ थंब नहीं है, ये भी एक साइंस है। एक साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने इसमें शुरू की। टेलर के अनुसार इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, एक छोटी से छोटी जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, जैसे कि लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार्स में लोड करना आयरन के छोटे छोटे पिग्स को, ये भी साइंटिफिकली प्लान किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर करता है, मतलब उसमें क्या है कि अगर हम साइंटिफिकली मैनेज करेंगे तो एक पर्सन सामान उठा के ले जाता है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो वो अपने हाथों पे उठाता है तो उसकी एक लिमिट है, लेकिन वो एक लकड़ी का कोई ऐसा बना ले, पहिए उसमें 2 लगा दे, या लोहे के आजकल जो बनते हैं, और उसको हाथ से ले जाए खींच करके, ड्रॉ करके, तो उसके पास उसके साथ वो काफी ज्यादा सामान एक ही बार में ले जा सकता है। मतलब छोटे से छोटे काम को भी हम साइंटिफिकली मैनेज कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, जो ट्रेडिशनल मेथड से काम करने के, उनकी जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, वर्क स्टडी के माध्यम से, यानी कि हम स्टडी करें वर्क की, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस, अब जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको यूनिफाई करें, और फिर डेवलप करें स्टैंडर्ड मेथड, एक नया स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करें कि भी ये बेस्ट पॉसिबल है, विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाएगा। तो इसको कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें इन्होंने बताया कि छोटी से छोटी जो एक्टिविटी है उसको भी हम साइंटिफिकली मैनेज कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे उसको साइंटिफिकली मैनेज, उसको हम इन्वेस्टिगेट करें, हम वर्क स्टडी करें, वर्क स्टडी में हम टाइम स्टडी करेंगे, फटीग स्टडी करेंगे, मतलब उसका ये देखेंगे कितना समय लगता है, कितना मूवमेंट होता है, कितने मूवमेंट बेकार हैं। तो इन सब की स्टडी करने के बाद एक फाइनल स्टैंडर्ड तय करेंगे, जो बेस्ट स्टैंडर्ड अभी तक का माना जाएगा, और उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन याद रखें कि वो कोई भी इनका ये कहने का मतलब नहीं कि हमेशा के लिए बेस्ट हो गया, अब हम फिर से आगे फिर उसको ऐसे ही चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, और जो बेस्ट मेथड आएंगे फिर उनको अप्लाई कराएंगे। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, साथ ही साथ ये भी याद रखें। सेकंड, इसके बाद टेलर ने कहा, पहले सिद्धांत में तो उन्होंने बताया कि हमको साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए और बेस्ट मेथड का ढूंढना चाहिए, बेस्ट मेथड का चुनाव करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए पूरी संस्था में। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए, सारा साइंटिफिकली मैनेज करने के बावजूद भी संस्था में हार्मोनी की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, अलग अलग मत नहीं रहने चाहिए लोगों के, हार्मोनी रहनी चाहिए, एक मत रहना चाहिए, सभी का सामंजस्य रहना चाहिए। टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये फर्म कन्विक्शन रखता है, इसका फर्म मानना है, बिलीव करना है कि जो ट्रू इंटरेस्ट है, जो सही इंटरेस्ट है, ऑफ द टू आर वन, वो अलग अलग नहीं है, वो वन है, एक है, एंड द सेम, दैट प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर, कि जो एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी है, जो मालिक है, उनके लिए जो अच्छा है, कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता है, अनलेस इट इज accompanied बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय, जब तक वो एम्प्लॉयज की प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर एम्प्लॉयज के लिए बेटर है तो लंबे समय तक बेटर नहीं रहेगा अगर एम्प्लॉयज के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज और जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, उन सबके हित साथ साथ चलते हैं, ना तो अकेले एम्प्लॉयज के हित को आगे लेकर चलेंगे तो वो उनके लिए अच्छा हो सकता है, ना ही अकेले संस्था के हित को आगे लेकर चलेंगे तो वो उसके लिए अच्छा हो सकता है। इसके लिए इन्होंने सुझाया था कि एक वैचारिक क्रांति आनी चाहिए लोगों के बीच में कि भाई हम एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। देयर ऑलवेज एग्जिस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मैनेजर्स एंड वर्कर्स, हमेशा
सिचुएशन ये रहती है किसी संस्था में कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, झगड़ा बना रहता है वर्गों का, मैनेजर्स का, वर्कर्स का। वो सोचते हैं कि भाई हमारा शोषण कर रहे हैं वर्कर्स, मैनेजर सोचते हैं कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये कम होना चाहिए। टेलर ने रिकॉग्नाइज किया कि दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन, इस कॉन्फ्लिक्ट से किसी को फायदा नहीं हुआ, द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री, ना तो वर्कर्स को, न मैनेजर्स को, न ओनर्स को। इससे हुआ क्या, काम में रुकावट आती रही, व्यवधान आते रहे या आते रहते हैं, और उससे उल्टा सभी लोगों का नुकसान होता है। उन्होंने एम्फेसाइज किया देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी, पूरी तरह से हार्मोनी होनी चाहिए, सामंजस्य होनी चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। हार्मोनी का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स है वो सब ये समझे कि हम सबका एक ही गोल है, और वो है संस्था का बेटरमेंट करना। संस्था का बेटरमेंट होगा तो नेचुरली एम्प्लॉइज के लिए भी वो बेटर होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि इंडिविजुअलिज्म यानी कि मैं की भावना, एक की भावना नहीं होनी चाहिए लोगों में, अपना एक व्यक्ति का, जबकि कॉपरेशन होना चाहिए, वो एक टीम की तरह काम करें। टेलर के अनुसार देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, ये कहते हैं कि लगभग इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में पूरी तरह से बंटवारा होना चाहिए, इक्वल जैसा होना चाहिए। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, कंपटीशन नहीं रहना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि एक एक व्यक्ति को अपने अपने हित के बारे में नहीं सोच करके सबके हित के बारे में, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। देखिए क्योंकि हार्मोनी में क्या था कि मतभेद नहीं रखना, अब इन दोनों में अंतर समझे कि ये जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि लोगों में मतभेद नहीं रहना चाहिए, उनमें मतभेद नहीं रहना चाहिए, हार्मोनी रहनी चाहिए। अब ये इसी को आगे बढ़ाता है कि ठीक है मतभेद तो नहीं है, चलो मान लो मतभेद नहीं है, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मतभेद नहीं है लेकिन वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी संस्था का हित नहीं होने वाला है। मतभेद तो होना ही नहीं चाहिए, उसके बाद जो अपना अपना काम कर रहे हैं उसमें भी इंडिविजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। ये है इस प्रिंसिपल का मतलब, इसमें भी इनमें कोऑपरेशन होना चाहिए, तब ये पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा होता है। और नेक्स्ट इनका लास्ट जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें ये कहते हैं कि संस्था में एक व्यक्ति जो काम करता है उसको उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक डेवलप होने का मौका मिलना चाहिए। टेलर के अनुसार द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट, टेलर कहते हैं कि जो एफिशिएंसी के प्रति जो कंसर्न है, जागरूकता है, कुड बी बिल्ट एंड राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉय सिलेक्शन, ये एम्प्लॉय सिलेक्शन से ही बनाया जाना चाहिए जब सिलेक्ट होता है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसी, जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है, पूरे उद्योग की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है काफी हद तक कि जो पर्सनल हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से वो कितने कॉम्पिटेंट है, इसी पे डिपेंड करता है पूरी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी। ईच पर्सन, हर व्यक्ति, शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, इसलिए हर पर्सन का जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिकली होना चाहिए, जिस काम के लिए उसकी एबिलिटी है उस काम के लिए होना चाहिए। वर्कर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ये एसेंशियल होती है इसलिए ताकि वो बेस्ट मेथड सीख पाए। कॉम्पिटेंट तो होने ही चाहिए लेकिन बेस्ट मेथड उनको सिखाए जाने चाहिए। डेवलप्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, ये साइंटिफिक अप्रोच के कॉन्सिक्वेंस के प्रति, साइंटिफिक अप्रोच के रिजल्ट के तौर पे जो डेवलप हुए हैं जो बेस्ट मेथड, उनको इनको ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। एवरी पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड फॉर वर्कर डेवलपमेंट, और हर कोशिश करनी चाहिए ताकि वर्कर का डेवलपमेंट हो। तो ये कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये था आज का डिस्कशन हमारा।